गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। जो जिस टाइम पे देख रहा है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। चलिए, तो हम 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में 3 चैप्टर पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन और अपना कलेक्शन ऑफ डाटा। आज हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो आप इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहें या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहें, एक ही बात है। इसको हम शुरू करते हैं। तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, concept of variable, frequency, statistical series, kind of statistical series, individual, discrete, continuous। हालांकि आप 9th-10th में ये चीजें पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, बिवेरिएट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें 10-12 चीजें इसमें देखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? The previous chapter we learned how to collect data through primary and secondary sources। पुराना जो चैप्टर था उसमें हमने ये देखा था मित्रों कि कैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो कलेक्टेड डाटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड होगा। जो भी डाटा आप कलेक्ट करोगे वो सिस्टमैटिक अरेंज नहीं होगा। हमें क्या करना है? उसको सिस्टमैटिक अरेंज करना है ताकि हम उससे मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल सकें। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होगा तो उसका इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जा सके और डाटा यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदला जा सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस डाटा को ऑर्गेनाइज या फिर प्रेजेंट करना पड़ता है, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो therefore in order to make the data capable of analyzing, डाटा को कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू मेक द डाटा एनालाइजिंग हमें क्या करना पड़ेगा? दीज आर क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड। उसको क्लासिफाई और टेबुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे? कैसे करोगे क्लासिफाई और टेबुलेट? तो देखो, द कलेक्टेड डाटा इज क्लासिफाइड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस। क्लासेस और सब क्लासेस में कुछ कैरेक्टर डिसाइड करके हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, रूरल, अर्बन, स्टूडेंट, लाइक दैट, है ना, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। ऐसे करके हम एक कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे, उसके बेसिस में हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने। द प्रोसेस ऑफ टेबुलेशन डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर is to present the classified data in a systematic tabular form। अच्छा, टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। तो मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, classification is the process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics, or separating them into different but related parts। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? कि हम डाटा को एक सीक्वेंस में या फिर एक ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसके कॉमन कैरेक्टर के हिसाब से। कॉमन कैरेक्टर यानी जैसे हमने डिसाइड किया कि हमें पॉपुलेशन जनगणना करनी है। अब जनगणना के लिए अब जो आपने जानकारियां इकट्ठी कर ली कि साहब इंदौर की इतनी 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 इतनी, हर एरिया वाइज, रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ कलेक्ट कर लिया। अब आपने, अब उससे ये कहा गया कि मीनिंग बताओ, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, लोगों की एज की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने एवरेज, ऑन एन एवरेज लोग जीवित रहते हैं, ये सारी कैलकुलेशन, कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो कॉमन कैरेक्टर एक डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस में उस पूरे के पूरे जो कलेक्टेड डाटा है, उस कलेक्टेड डाटा का हम क्या कर देंगे? क्लासिफिकेशन, ताकि हमें वो हमारे पर्पज के लिए अवेलेबल हो जाए, हम उसकी एनालिसिस करके उससे कोई मीनिंग निकाल सकें। इसके लिए हम कैसा क्लासिफिकेशन करेंगे? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक, देखिए, अंडर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चूजन कैरेक्टर, the similarity and dissimilarity in the various item are noted and items exhibits similarity are grouped together in one। देखो, इनका ये कहना है
कि हम कैरेक्टर डिसाइड करके अरेंज कर लेंगे और जो जिससे सिमिलर होगा उसके पास ले जा करके उसको हम टेबुलेट कर देंगे, यानी उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे उस क्लास में। थ्रू क्लासिफिकेशन वी ट्राई टू स्ट्राइक अ नोट ऑफ होमोजेनिटी इन द हेटेरोजीनियस एलिमेंट ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो हेटेरोजीनियस यानी डिफरेंट है, अब हमें उसको कन्वर्ट किस में करना है, होमोजेनिटी में, यानी एक जैसे आइटम एक जगह और डिफरेंट कैरेक्टर वाले एक जगह। जैसे ये है पेन है, पेन है ये रिफिल। अब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, ये है जिससे निब बाहर निकलती है, ये ग्रिप है जिससे आप पकड़ते हैं, ये पेन का बॉडी है, ये पेन का ढक्कन है और ये रिफिल है। अब आप इसको क्या, ये पूरा ऐसा पड़ा हुआ है, अब इसका आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? इसको क्लासिफाई करने के लिए जितनी भी आप जो भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, जितनी भी ये हैं उनको सबको एक साथ रख दो, ये छोटे वाले जितने हैं उनको एक साथ रख दो, रिफिल रिफिल एक साथ रख लो, ढक्कन एक साथ रख लो और ये बॉडी एक साथ रख लो, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। अभी ये कैसा है, हेट्रोजीनियस है, सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कैरेक्टर के हैं। यदि इसको, यदि इन चीजों को, यदि इन चीजों को एक सेम चीजें एक साथ रख दी जाएं तो होमोजेनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से बनाऊं ना, समझाने के लिए निकाल तो दिया था, बराबर है। चलो, तो क्लासिफिकेशन क्या है कि जो हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट कैरेक्टर वाली चीजें एक साथ हैं उनको हमें क्या करना है, होमोजेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस, क्लासिफिकेशन करने से हमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है गाइस, इट condenses the raw data into a form suitable for statistical analysis। ये जो रॉ डाटा है, कच्चा डाटा है, उससे हम क्या करते हैं, सुटेबल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। इट रिमूव कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हाईलाइट्स द फीचर्स ऑफ डाटा। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हम मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, जो हम इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि क्लासिफिकेशन प्रॉपर हो गया तो हम फिर उस डाटा से जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको हटा करके उससे फीचर्ड डाटा यानी एनालिसिस मीनिंग निकालने वाला डाटा हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस एंड इन ड्राइंग इन्फरेंस फ्रॉम द डाटा। ये क्या करता है गाइस कि हमको हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, कैलकुलेशंस में। क्यों? क्योंकि ये जो फैसिलिटी देता है कंपेयर करने की, कंपेयर करने के बाद हम कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ ए डाटा सेट। म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है कि यानी ये डाटा आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे। इट हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय सेपरेटिंग एलिमेंट ऑफ द डाटा सेट इनटू होमोजीनियस, जो डिफरेंट चीजें हैं उनको सिमिलरिटी लाता है एक जगह, होमोजीनियस लाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डाटा। जो आपका कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई हो जाए, मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए करते हैं। In classification, the aim is to eliminate unnecessary details and makes the huge mass of complex data in simple। जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको दूर करना, सिंपल डाटा हो जाए और जो अननेसेसरी चीजें कलेक्ट हो गई हैं उनको बाहर कर दिया जाए। Condensed logical and comprehensive form, it helps in highlighting the significant features of the data। और जो सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डाटा से निकाली जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूज एंड फ्रेगमेंटेड डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग अ पॉपुलेशन सेंसस हैज टू बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा टू ascertain the structure and nature of the population।
जो आपने जानकारी 10 साल में एक बार सेंसस होता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, वहां से हमें जो डाटा मिलता है बहुत सारा होता है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से डाटा कलेक्ट होता है। अब हमें उसको क्या करना है मीनिंगफुल में कन्वर्ट करने के लिए, आप मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मतलब मेल फीमेल, शादीशुदा, मैरिड अनमैरिड, लिटरेट इलिटरेट, ऑक्यूपाइड यानी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के बेसिस में जब आप उसको कर देंगे तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने जॉब वाले हैं, कितने बेरोजगार हैं, लाइक दैट। टू एक्सप्लेन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ डाटा, डाटा की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी एक्सप्लेन करने के लिए भी काम आता है क्लासिफिकेशन। फैसिलिटेट्स द ग्रुपिंग ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, दिस enables the investigator to grasp them easily. Fact like educated and uneducated, married unmarried, employed unemployed, इस तरीके से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी से हम डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस, अब जब आप ये ड्रॉ कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितने शादीशुदा हैं, कितने गैर शादीशुदा हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, लाइक दैट आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सारी मिल जाएगी। टू स्टडी द रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लो, जैसे कैरेक्टर ऑफ इनकम एंड एजुकेशन कैन बी रिलेटेड आफ्टर क्लासिफाइंग द मास ऑफ डाटा। जब डाटा का आप मास क्लासिफिकेशन कर देंगे उसके बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगा कितने पढ़े लिखे हैं और उन कितने पढ़े लिखों को कितनी इनकम होती है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड का कंपेयर आप कर लेंगे, लिटरेट और मतलब एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड से कि कितनों के पास रोजगार है या नहीं है। तो टू प्रिपेयर द डाटा ऑफ टेबुलेशन, ओनली क्लासिफाइड डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, सिर्फ क्लासिफाई यदि है तो ही आप उसका टेबल बना सकते हैं, अदरवाइज आप टेबल नहीं बना सकते। टू प्रेजेंट मेंटल पिक्चर, माइंड सेट क्लियर हो जाए कि हाँ ये सिनेरियो है, इसके लिए हमें डाटा को क्लासिफाई करना पड़ता है। रिक्विसाइड्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कि गुड क्लासिफिकेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो क्या कंडीशंस होना चाहिए, सुटेबिलिटी, सुटेबल हो पहली फुर्सत में। क्लासिफिकेशन शुड बी कंफर्म टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी, आपकी क्या इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट था, क्यों आपने इंक्वायरी की है, उसको फुलफिल करना चाहिए आपका क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल, इफ इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू इंक्वायर इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कंडीशंस ऑफ वर्कर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर, यदि आपको किसी देश में ये पता करना है कि यहाँ पर वर्किंग करने वाले लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन यानी मॉनिटरी कंडीशन कैसी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देन इट विल बी ऑफ नो यूज टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। आपको जानकारी किस लिए चाहिए कि कितने लोगों की इनकम लेवल कैसा है, लोगों का जैसे एक देश में जो वर्कर है उस वर्कर का इनकम लेवल कैसा है। अब आपने क्लासिफिकेशन उसके रिलीजन के हिसाब से कर दिया तो क्या वहां पर आपका मीनिंग पर्पस फुलफिल होगा, नहीं। आपको क्या जानकारी चाहिए थी, इकोनॉमिक कंडीशन, तो आपको क्लासिफिकेशन कैसा करना था, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, लेवल ऑफ इनकम, इन दो चीजों के बेसिस पे, लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के बेसिस में करते तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन उसकी मालूम पड़ जाती, बट आपने कैसे कर दिया रिलीजन में, तो उसका कोई नहीं यूज है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका पर्पज है उसके बेसिस में आपको डाटा का क्लासिफिकेशन करना चाहिए। फिर आगे आए तो अनएम्बिगस, द क्लासिफिकेशन शुड नॉट लीड टू एनी एम्बाइटी और कंफ्यूजन, यानी ऐसा क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कंफ्यूजन हो। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू प्लेस यूनिट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टर, यानी सिंपल होना चाहिए, कंफ्यूजिंग क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्टिवनेस, यानी कि उस सीरीज में, जिस सीरीज में आपने ग्रुपिंग की है वहां पर एक सिमिलर डाटा सिमिलर प्लेस पर आ जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा यहाँ हो गया थोड़ा सा वहां हो गया, या हेट्रोजीनियस डाटा यहाँ आ गया, होमोजीनियस ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। फ्लेक्सिबिलिटी, ए गुड क्लासिफिकेशन शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग
adjusted according to changed situations and conditions. गुड क्लासिफिकेशन कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा, यानी जब जैसी कंडीशन आए उसके हिसाब से आप उस डाटा को अरेंज कर लो। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी क्या है? द क्लासेस must not overlap so that an absorbed value belongs to one and only one of the classes. There must be no item which can find its way into more than one class. इनका कहना है कि एक ही कैरेक्टर का एक जगह होना चाहिए, एक से ज्यादा कैरेक्टर का एक जगह आइटम नहीं होना चाहिए। फिर स्टेबिलिटी होना चाहिए डाटा में, यानी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वंस डिसाइडेड should remain same throughout the analysis, otherwise it will not be possible to get meaningful results. इनका कहना है कि एक बार यदि क्लासिफिकेशन आपने जो बेसिस ले लिया उस बेसिस को आप चेंज नहीं करोगे। मतलब यदि आप एजुकेशन इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हो तो उस इकोनॉमिक कंडीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी पूरे डाटा का क्लासिफिकेशन उसी बेसिस में होना चाहिए। वो क्लासिफिकेशन का बेसिस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप यदि वो चेंज करेंगे तो फिर आपका मीनिंगफुल डाटा कैलकुलेट नहीं होगा। होमोजेनिटी होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव ये अपन पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कैसी कितनी है? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी डाटा अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन्स आर लोकेशन आर रीजन्स। आपने एरिया वाइज साउथ, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ऐसे कर लिया। क्रोनोलॉजिकल है, मतलब डाटा कैसा है? टाइम के रिस्पेक्ट में है। क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 लाइक दैट, यानी जो नंबर है वो सीरियल से है। क्वालिटेटिव का मतलब है डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर, डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर और क्वालिटी पे ध्यान देने का। फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर विच कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जिस पर डाटा का मेजरमेंट हो सकता है उसके बेसिस में डाटा का क्लासिफिकेशन करना है। एक एक मेथड हम समझने की कोशिश करते हैं। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसको बोला जाता है स्पेशियल क्लासिफिकेशन। When the data is classified according to geographical location or region, it is known as geographical. When population of different states is presented, we say that it is according to geographical. मतलब जैसे स्टेट पॉपुलेशन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ये अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन इन्होंने प्रेजेंट की है, इसलिए ये क्या कहलाया? जियोग्राफिकल या फिर रीजनल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मैंने पहले बता दिया, डेट, टाइम पीरियड 51, 61, 71, 91, 81, 91, 2001, 2011, इस हिसाब से पॉपुलेशन की काउंटिंग हमेशा हर 10 साल में होती है। तो 10-10 साल के गैप में पॉपुलेशन काउंटिंग ऑर्डर है। 51 के बाद 61, ऐसा नहीं है कि 51 के बाद 95 आ गया, 91, फिर 91 के बाद 71 आया, ऐसा नहीं है। पूरा सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, in qualitative classification data is classified on the basis of descriptive characteristics or on the basis of attributes like sex, literacy, region, caste, education, etc., which cannot be quantified. क्वालिटी देखना है। क्वालिटी मतलब जैसे मेल फीमेल, लिटरेसी पढ़ा लिखा है, रीजन किस एरिया को बिलोंग करता है, कॉस्ट क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके बेसिस में क्लासिफिकेशन करना है, क्वांटिटी के बेसिस में नहीं। यानी पॉपुलेशन को क्या करना है? मेल्स फीमेल्स लाइक दैट। तो सिंपल क्लासिफिकेशन, अब इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों। तो इसका 2 टाइप्स होता है। क्वालिटेटिव, जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो 2 कैरेक्टर के हिसाब से होता है। डिस्क्रिप्टिव, जिसमें डिस्क्रिप्शन हो, किसी चीज का वर्णन किया गया हो कि मेल फीमेल, पढ़ा लिखा, रीजन, कॉस्ट, एजुकेशन, लिटरेट इलिटरेट लाइक दैट, कुछ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कुछ। तो when facts are classified into 2 classes according to one attribute only,
एक एट्रीब्यूट, जैसे सेक्स एक एट्रीब्यूट है, मेल है फीमेल है, इसके बेसिस में यदि क्लासिफिकेशन हुआ तो ये सिंपल है। लिटरेसी, लिटरेट इलिटरेट, इसके एक ही एट्रीब्यूट्स को आपने दो बार में कर दिया, लिटरेट इलिटरेट, तो ये क्या हो जाएगा, लिटरेसी। सिंगल एट्रीब्यूट है, इसके बेसिस में आपने किया तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल। इफ वी डिवाइड और क्लासिफाई द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इनटू टू ग्रुप्स, मेल फीमेल, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड नाम ही बता रहा है, मैनीफोल्ड एक से ज्यादा टाइप चीजें हैं, तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपने क्या किया, मेल फीमेल। when facts are classified according to more than one attribute, or when each class is subdivided into more than two subclasses, then the classification is said to be manifold। for देखो मेल फीमेल, उसके बाद मेल में भी क्या, लिटरेट इलिटरेट, लिटरेट में भी हिंदू नॉन हिंदू, इलिटरेट में भी हिंदू नॉन हिंदू, फीमेल्स में भी लिटरेट इलिटरेट, हिंदू नॉन हिंदू, हिंदू नॉन हिंदू। तो ये मैनीफोल्ड है, पॉपुलेशन को पहले दो पार्ट में, फिर जो मेल है उसको दो पार्ट में, और फिर जो लिटरेसी है उसको भी दो पार्ट में। तो इस तरीके से यदि आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है। फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये क्या है, इन दिस क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर, वहां पर डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पर कैरेक्टर है, which can be measured such as height, weight, income, expenditure, production or sales में, यानी जिसका नंबर्स में क्लासिफिकेशन हो सके। एग्जाम्पल, इफ वी क्लासिफाई द एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल देन वी कैन एनालाइज एक्सप्रेस द एजेस न्यूमेरिकली, तो हमें उसको न्यूमेरिकली देखना। तो न्यूमेरिकली कैसे देखोगे गाइस, देखो समझते हैं। एज 10 से 12 साल के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 12 से 14 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 14 से 15, 14 से 16, 16 से 18 के बीच में कितने स्टूडेंट है। ये हो गया क्या, क्वांटिटेटिव। इन द गिवन क्लासिफिकेशन द एज डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू एलिमेंट्स, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी सिचुएशन चेंज होती रहे, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन। अब यहां से जो चीजें हैं वो आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आगे के चैप्टर्स इसी पर डिसाइड होंगे, ठीक है। तो देखो, वेरिएबल का मतलब एक कैरेक्टर जो चेंज होगा, एक कैरेक्टर जो चेंज होगा, जैसे एज बदलती जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक नंबर, एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, तो इन्होंने बोला 16 से 18, यानी 16, 17 और 18, ये तीन नंबर कितनी बार रिपीट हुए, 120 बार। ये तीन नंबर, सारे नंबर नहीं, पर 16, 17 और 18, ये तीन नंबर कितनी बार आए होंगे, 120 बार। तो इसको क्या बोल रहे हैं, जैसे माला जपते हैं ना, माला, बोले 108 माला जपो, मतलब एक ही नाम को बार बार बोलना, ये फ्रीक्वेंसी है। रिपीटेशन, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कितनी बार आपने एक ही आइटम को रिपीट किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो वेरिएबल का क्या मतलब है, द टर्म वेरिएबल is derived from the word vary, which means to differ or change. Hence, variable means the characteristics which differs or changes. A variable refers to quantity or attribute whose value arises from one investigation to another. एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरे में जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। The difference in value may be with respect to individual item, place or time. Individual item की वजह से हो सकती है, place की वजह से हो सकती है, time की वजह से होगी, but changing होगी। Each value within such range is called a variate, और इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी, वेरिएट। एग्जांपल, प्राइस, it is a variable as prices of different commodities is different.
अलग अलग कमोडिटी की प्राइजेस अलग अलग होती है। एज इज a variable as age of different student varies. Similarly, some more variables are height, weight, wages, expenditure, import, production. हाइट सबकी अलग अलग होती है, वेट अलग अलग हो सकता है, वेजेस मजदूरी का रेट अलग अलग हो सकता है, एक्सपेंसेस सबके अलग अलग हो सकते हैं, इंपोर्ट हर कंट्री अलग अलग आइटम खरीदेगी, अलग अलग, प्रोडक्शन भी डिफरेंट होगा। तो इट मे बी नोटेड दैट different variables are measured in different units. For example, age का measurement कैसे, age is measured in years, height in inches or centimeter, weight in kg, income in rupees and so on. हर वेरिएबल का मेजरमेंट का यूनिट डिफरेंट होता है। वेरिएबल्स आर टू काइंड, डिस्क्रीट वेरिएबल, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। दो तरह, डिस्क्रीट, डिसकंटिन्यूअस यानी जो बार बार ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस यानी जो ज्यादा बार है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल, which variable which are capable of taking only exact value and not any fractional value are termed as discrete variable। मतलब जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या, जैसे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, जैसे एक क्लास, एक स्टूडेंट है, उसमें कहा 17 साल की उम्र के कितने लड़के, एग्जैक्ट 17, लाइक दैट। तो इन्होंने नंबर ऑफ चाइल्ड 0, नंबर ऑफ फैमिलीज 5, फैमिली में 0 बच्चे कितने लोगों के हैं, फिर एक बच्चा कितनी फैमिली में है, तो 7 फैमिलियां ऐसी हैं जिनके यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा है। फिर 2, अब बच्चों का कोई फ्रैक्शन हो सकता है क्या, कि नहीं साहब इसके यहाँ 2.5 बच्चे हैं, इसके यहाँ 3.5 बच्चे हैं, 2.5 बच्चा है, 1.5 बच्चा है, 1.5 बच्चे हैं, ऐसा नहीं होता ना। कंप्लीट नंबर है और वो कितनी बार रिपीट हुआ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस मतलब जहां पर गैप हो, फ्रैक्शन की संभावना हो, यानी कि those variables which can take all the possible values, integral as well as fractions, in a given specified range are termed as continuous variables. Height or weight of individuals can be of any value within the limit, एनी वैल्यू हो सकती है। इन सच केस डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। जैसे वेट 40 से 45 किलो के बीच में कितने स्टूडेंट, 22, यानी अब यहाँ पर फ्रैक्शन भी 40 भी हो सकता है, 40.5 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 44.8 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कंप्लीट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ लेना। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू ए नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अब इस लेक्चर को खत्म कर देता हूं और इसकी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल and keep sharing, like the videos so that I can get motivated and upload the videos as much as possible. Thank you.